Hello friends, welcomes to our channel. I am Achal Verma, Assistant Professor in Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, कुम्हारी, छत्तीसगढ़। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ड्रग का एक्शन है वो किस तरीके से आता है, ड्रग कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है या ऐसे प्रिंसिपल है जिनके थ्रू ड्रग का एक्टिविटी दिखाई देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन जनरली इसके लिए कुछ बेसिक मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू जो ड्रग है वो अपना एक्शन देता है, कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू। जैसा कि पहला है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन टेक्निक मतलब किसी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल हैं उनको उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हेंसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें तो एड्रेनालिन जो होता है वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड जो प्रोसेस होता है या सेकेंड जो मैकेनिज्म है दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन जस्ट अपोजिट होता है स्टिमुलेशन का, किसी स्पेशलाइज्ड सेल की एक्टिविटी को कम करके। जो हमारा ड्रग है वो किसी स्पेशलाइज्ड सेल की एक्टिविटी को कम कर देता है जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी आती है। जैसे कि बार्बिचुरेट्स जो होते हैं वो डिप्रेस करते हैं सीएनएस को, जिसकी वजह से नींद आना या ड्राउजीनेस जो है वो इंड्यूस होता है। इरिटेशन जो है वो उसमें क्या होता है कि जब इरिटेशन चाहे वो माइल्ड इरिटेशन ही क्यों ना हो, वो कुछ फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है। जैसे इंक्रीज करता है, अगर हम बिटर चीज कुछ ले रहे हैं तो वो इंक्रीज करता है सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन को। साइटोटॉक्सिक एक्शन, इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब किसी तरह से उसके लिए हार्मफुल सब्सटेंस। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी में होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जितने भी डिजीज जो कि इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जो किसी पैरासाइट्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो ये ड्रग मॉलिक्यूल उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, या तो उनके ग्रोथ को कम कर देते हैं या उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह कुछ कैंसर सेल्स जो हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। होस्ट सेल पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और उसको हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट में देते हैं। तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, साइटोटॉक्सिक एक्शन को। रिप्लेसमेंट, अगला मैकेनिज्म है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जनरली अगर हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल मेटाबोलाइट्स या फिर हार्मोन्स हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तब उस केस में हम बाहर से सेम जैसा एंडोजीनियस मॉलिक्यूल था उसके जैसा ही हम मॉलिक्यूल जब बाहर से देते हैं तो उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। जैसे कि डायबिटीज़ में हम सबको पता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको हम इंसुलिन बाहर से देते हैं, जिसको वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। तो इस तरीके से जो इंसुलिन हुआ वो एंडोजीनियस जो इंसुलिन था, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से वो उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये कुछ मैकेनिज्म थे जिनकी वजह से ड्रग एक्शन अपना स्टार्ट देता है। इसके अलावा भी कुछ और मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू एक्शन देता है, लेकिन वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग बल्क लग्जेटिव लेते हैं, तो बल्क लग्जेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये बल्क लग्जेटिव जैसे इसबगोल है, जिन पर्सन को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो इसबगोल को लेते हैं। तो वो इसबगोल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे वो मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आता है वो स्वेल हो जाता है और बल्क फॉर्म करता है, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव मिलता है। तो इस तरीके से इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी था वो काम आया। एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, जैसे चारकोल्स एंड कैवोलिन, इनमें एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो एजेंट होते हैं ये अपने अपर सरफेस पर इंट्रैप कर लेते हैं, हाँ, इन मटेरियल्स को, कुछ मटेरियल्स को इंट्रैप कर लेते हैं अपने अपर लेयर में। तो इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो चारकोल्स में जो एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इसको हम कभी डायरिया के ट्रीटमेंट में भी देते हैं ताकि वो एक्सेस वाटर को अपने में एडजॉर्ब कर ले, या फिर अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल किसी ने गलती से ले लिया हो तो उस टॉक्सिक मटेरियल की एक्टिविटी को भी कम करने के लिए चारकोल्स दिए जाते हैं। इसके बाद है ऑस्मोटिक एक्टिविटी, जैसे कि मैनिटॉल में प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो इसे एज अ डायूरेटिक हम लेते हैं क्योंकि ये यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है, तो बॉडी में जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। रेडियो एक्टिविटी,
कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं, जैसे कि I-131 आइसोटोप जो होता है उसको हम थायराइड के जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो उनमें जो रेडियो एक्टिविटी का पावर होता है वो यूज़ होता है उस ट्यूमर सेल को ख़त्म करने में। रेडियो ओपेसिटी, जैसे बेरियम सल्फेट रेडियो ओपैक होता है, जिस वजह से जब एक्सरे उस पर पड़ता है तो इमेज फॉर्म करता है। तो जब इंटेस्टाइन का एक्सरे लेना होता है तो जनरली बेरियम सल्फेट का जो घोल होता है वो पिलाया जाता है पेशेंट को, ताकि इंटेस्टाइन का एक्सरे आराम से आ सके। तो ये सारी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से आ रही हैं। फिर हम देखते हैं केमिकल एक्शन। हमें पता है एंटासिड्स हम लेते हैं, डाइजीन का नाम लगभग सबने सुना होगा, कभी यूज़ भी किया होगा। तो जो एंटासिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड न्यूट्रलाइजर होते हैं। जो हमारा स्टमक है उसमें जो एक्सेसिव अमाउंट में एसिड जनरेट हो रहा है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि इनका जो केमिकल नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, वो एल्कली नेचर के होते हैं, इसलिए वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी तरह कुछ एसिडिफाइंग एजेंट हैं, कुछ एल्किलाइजिंग एजेंट्स हैं। ये जो होते हैं जब हमारे ब्लड प्लाज्मा में जाते हैं तो एज अ बफर काम करते हैं वहाँ पर। और अगर यूरिन का पीएच एसिडिक है तो हम एल्कलाइजिंग एजेंट देते हैं, जिससे कि यूरिन का पीएच न्यूट्रल होने लगता है। अगर एल्कलाइन है तो हम एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं, जिससे कि यूरिन का पीएच नॉर्मल होने लगता है। चिलेटिंग एजेंट्स, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे कि कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, इनमें प्रॉपर्टी होती है चिलेट फॉर्म करने की। जब ये किसी हैवी मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं चिलेट फॉर्म करना। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनकी। तो ये हम कब लेते हैं, जब हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग होती है। तो एज अ एंटीडोट हम ऐसे केमिकल्स को यूज़ करते हैं जिनमें चिलेट बनाने की प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि वो जो फ्री हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में मूव कर रहे हैं उनके साथ चिलेट फॉर्म कर लेते हैं, और जो टॉक्सिक रिएक्शन आ रहा था वो रुक जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जाम्पल KMnO4 जो है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी होती है, जिससे इसमें एक बहुत अच्छा जर्मिसाइडल एक्टिविटी होता है। तो इसे एज अ जर्मिसाइड भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो ड्रग होते हैं वो एक्ट करते हैं थ्रू एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के लगभग बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनमें एंजाइम किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होता है। तो ये एंजाइम्स के थ्रू एक्टिविटी अपना शो करते हैं। अगर वो एंजाइम के साथ अपना एक्टिविटी दे रहे हैं, मतलब या तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे या उसकी एक्टिविटी को घटा देंगे। तो इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं। पहला है स्टिमुलेशन, मतलब यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत फास्ट होने लग जाएगा। तो बाई इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी, इसे हम स्टिमुलेशन कहेंगे। सेकेंड है इनहिबिशन, ये एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जो एंजाइम की एक्टिविटी है, जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इनहिबिशन दो तरह का है, नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन और स्पेसिफिक इनहिबिशन। नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ कि जब ड्रग के मॉलिक्यूल जो पर्टिकुलर वो एंजाइम के साथ अगर उनकी एफिनिटी है तो वो उस एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो उसके प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचराइज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और वो एंजाइम अब कोई काम नहीं कर पाता है। स्पेसिफिक इनहिबिशन दो तरीके का हो सकता है, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में भी दो तरह का है, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है उसके सिमिलर अगर स्ट्रक्चर उस ड्रग मॉलिक्यूल का है तो वो सेम एंजाइम के लिए कॉम्पीट करते हैं। एक एंजाइम है, हमें पता है, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम पढ़ा होगा, तो एंजाइम पर्टिकुलर उसका एक बाइंडिंग साइट होता है और उससे वही मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है जिसमें स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है। तो जो ड्रग का मॉलिक्यूल अगर हमारे किसी इंडोजीनियस कंपाउंड के सिमिलर उसका स्ट्रक्चर है तो वो उस एंजाइम के बाइंडिंग साइट से बाइंड होने के लिए कॉम्पीट करने लगता है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। वहाँ पर वो उस जगह से बाइंड हो जाएगा और जो इंडोजीनियस मॉलिक्यूल है वो बाइंड नहीं हो पाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। तो इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम टाइप। यहाँ पर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसकी बाइंडिंग एंजाइम से पॉसिबल हो पाएगी। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ड्रग बाइंड होगा, अगर उस एंडोजीनियस कंपाउंड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो वो बाइंड होगा।
नॉन इक्विलिब्रियम में कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पर केवल ड्रग का मॉलिक्यूल है, उसकी ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं उस एंजाइम के लिए, उस एंजाइम के पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट के लिए। तो वो जो इंडोजीनियस मटेरियल है उसको बाइंड ही नहीं होने देते हैं, उनकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा है या फिर वो इतना ज़्यादा टाइट बाउंड फॉर्म करते हैं कि वो उसके एंजाइम के बाइंडिंग साइट से, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वहाँ से जाकर बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, और इंडोजीनियस कंपाउंड उससे बाइंड ही नहीं हो पाता है क्योंकि वो जगह उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। नॉन कॉम्पिटिटिव जो एंजाइम इनहिबिशन है, इसमें जो ड्रग के मॉलिक्यूल होते हैं वो एंजाइम से तो बाइंड होते हैं लेकिन वो उसके एक्टिव साइट से बाइंड ना होकर किसी दूसरे साइट पर बाइंड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरे साइट पर बाइंड होते हैं वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो एंडोजीनियस कंपाउंड है वो अवेलेबल होते हुए भी एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाता है और इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये कुछ अदर मैकेनिज्म थे जिसके थ्रू ड्रग जो होते हैं अपनी एक्टिविटी देते हैं बॉडी में। हाउ ड्रग्स एक्ट, ड्रग कैसे कैसे एक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 4 मेन काइंड्स ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर, एंजाइम्स, कैरियर मॉलिक्यूल्स या फिर इनको हम ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं, और आयन चैनल्स। अभी हम इस वीडियो में इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, केवल कुछ डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स ही इनका देखेंगे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो एनी टारगेट मॉलिक्यूल with which a drug molecule has to combine in order to elicit its specific effect. Therapeutically useful drugs act either as agonist or antagonist on receptor for known endogenous mediators. This molecular structure is present on the surface of or within the cell. इसका सीधा सा मतलब क्या निकल रहा है कि रिसेप्टर एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल होता है जो कि सरफेस पर, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हमारे सेल का, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके या तो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस ऊपर प्रेजेंट होता है, या कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल हैं जो कि सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और जिनसे ड्रग का मॉलिक्यूल आकर बाइंड होता है, और ये ड्रग या तो उसके एगोनिस्ट हो सकते हैं या एंटागोनिस्ट हो सकते हैं रिसेप्टर के लिए, जो उस एंडोजीनियस जो मॉलिक्यूल है, जो कि उस रिसेप्टर से, हमारा जो एंडोजीनियस मॉलिक्यूल है वो उस रिसेप्टर से आकर पहले ही बाइंड होता है, तो ड्रग का मॉलिक्यूल आकर उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो रिसेप्टर एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल है जो कि सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है और इसमें किसी ड्रग के साथ बाइंडिंग करने की कैपेसिटी होती है। कोई ड्रग या कोई भी लाइगेंड इससे आकर बाइंड हो सकता है जिसका स्ट्रक्चर इसके जैसा हो या इसके लिए वो अपनी एफिनिटी शो करता हो, तो वो मॉलिक्यूल आकर इन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, और जब ये रिसेप्टर से आकर बाइंड होते हैं तब इनमें एक अलग तरह का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू कई एक्टिविटीज सेल के अंदर जनरेट होने लगते हैं। तो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट वो टारगेट मॉलिक्यूल जिससे कि ड्रग का मॉलिक्यूल आकर बाइंड होता है, इसे हम कहेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर के कुछ सब टाइप्स है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक आयन चैनल्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, रिसेप्टर्स रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। रिसेप्टर अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स आए जैसे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं। कुछ यहाँ पर टर्म्स यूज होंगे रिसेप्टर के रिस्पेक्ट में, तो उन टर्म्स को पहले जानना जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे एगोनिस्ट। एगोनिस्ट हम किसे कहेंगे, तो एगोनिस्ट हम ऐसे एजेंट्स को कहेंगे जो कि आफ्टर बाइंडिंग विद रिसेप्टर वो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा हमारा फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। जैसे सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोजीनियस कंपाउंड है, जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं एसिटाइलकोलिन है, तो एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी में बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है और वो बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट भी कर रहा है। तो सेम एसिटाइलकोलिन के जैसा फंक्शन देने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, एगोनिस्ट कहलाएगा फॉर देयर रिसेप्टर। मतलब वो रिसेप्टर जिससे एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है और वो अपनी एक्टिविटी देता है, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अगर हमारा ड्रग मॉलिक्यूल सेम रिसेप्टर से बाइंड होता है और सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस एसिटाइलकोलिन के जैसा, तो उस एजेंट को हम क्या कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे।
इनवर्स एगोनिस्ट ऐसे एजेंट्स होते हैं कि जो एजेंट जो है रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन प्रोड्यूस करते हैं एगोनिस्ट के। जो एगोनिस्ट होता है, अगर वो किसी चीज को स्टिमुलेट कर रहा है तो ये उसको डिप्रेस करवाएंगे। तो इनवर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेसिटी तो रखते हैं, लेकिन ये सब मैक्सिमल इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन जो फुल एगोनिस्ट है, इसके लिए ये एंटागोनाइज कर देते हैं उस रिसेप्टर को। एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट्स को कहते हैं जो कि प्रिवेंट कर देते हैं एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। किसी रिसेप्टर से बाइंड होने वाले एगोनिस्ट के एक्शन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन इनका खुद का कोई एक्टिविटी नहीं होता है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं। ये हमने देख लिया आयन चैनल्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम केवल उन 4 जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि पहला रिसेप्टर था, सेकंड आयन चैनल्स था, थर्ड कैरियर था या फिर ट्रांसपोर्टर, और फोर्थ जो था वो तो ये अभी हम यहाँ पर 3 चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। रिसेप्टर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आयन चैनल्स जो हैं, कुछ आयन चैनल्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं रिसेप्टर के साथ और ओपन होते हैं जब ये रिसेप्टर किसी एगोनिस्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। जब इसे कोई रिसेप्टर है उसको कोई एगोनिस्ट ऑक्यूपाई करता है, तभी ये आयन चैनल्स ओपन होते हैं। जैसे कि सल्फोनाइल यूरिएस एक्ट करता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल पर इन बीटा सेल्स। एंजाइम्स के बारे में अभी हमने देखा कि बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम्स को टारगेट करते हैं और या तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। जैसे एग्जांपल, कैप्टोप्रिल एक्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पर और उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। ट्रांसपोर्टर, बहुत सारे ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो कि ट्रांसलोकेट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर which either facilitate diffusion in the direction of the concentration gradient or against the concentration gradient। जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स में ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स। आगे हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत कॉमन से यहाँ पर फैक्टर्स हैं, जैसे कि बॉडी साइज, एज, सेक्स, स्पीसीज एंड रेसेस, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल स्टेट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो इन फैक्टर्स का भी हम डिटेल स्टडी अपने अगले वीडियो में करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ये फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।